प्रमुख संपूर्ण प्रोग्राम आरंभ संकल्प से सफलता संपूर्ण से। हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रमुख एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने भारत चीन संबंधों की बात की। इंटरनेशनल रिलेशंस की इस वीडियो सीरीज में हम लोग अब भारत पाकिस्तान संबंधों की चर्चा करेंगे। हम भारत के पड़ोसी देशों के विषय में पढ़ रहे हैं और हमारा जो नेक्स्ट नेबर है इंडिया पाकिस्तान, पड़ोसी संबंधों के विषय में हम लोग बात करेंगे। हम जानते हैं कि पाकिस्तान चीन के बाद भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है और 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन, क्योंकि पाकिस्तान का अस्तित्व ही 1947 में भारत की ब्रिटिश से आज़ादी के बाद आया। तो 1947 में भारत और पाकिस्तान विभाजन के बाद पाकिस्तान के साथ लगातार भारत के संबंधों में समस्या और चुनौती बनी रही और इसके विभिन्न पक्षों को हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में जो सबसे बड़ा मुद्दा है दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों का, वो बॉर्डर डिस्प्यूट है और जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर विवाद है। जब भी भारत पाकिस्तान की चर्चा होती है तो कश्मीर विवाद का जिक्र सबसे पहले आता है और दोनों देशों के बीच में जो बॉर्डर कन्फ्लिक्ट हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, उसकी बात आती है। तो हम लोग वहीं से अपनी चर्चा का शुरुआत करेंगे और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे। अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? सबसे पहले तो ये देखिए कि भारत चीन संबंधों में, भारत पाकिस्तान संबंधों में 1947-1948 में पहला 1947-48 में पहला भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। तो पहला भारत पाकिस्तान युद्ध होने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश हुआ और लाइन ऑफ कंट्रोल ही इफेक्टिव बॉर्डर बन गया। तो 1947-48 के वॉर से भारत और पाकिस्तान के बीच जो खींची गई रेखा थी लाइन ऑफ कंट्रोल की, लाइन ऑफ कंट्रोल की रेखा जो कि दोनों देशों के बीच में जो सीज फायर हुआ, युद्ध विराम की जो घोषणा हुई, तो युद्ध विराम में जो यथास्थिति थी, जहां पर भारत की सेना पाकिस्तान की सेना जहां पर थी, वही लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया। तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो स्टैब्लिश हुआ और फिर 1972 के भारत और पाकिस्तान शिमला एग्रीमेंट में भी वो फर्दर एफर्म किया गया कि भाई दोनों देश लाइन ऑफ कंट्रोल का रेस्पेक्ट करेंगे। तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है 47-48 का वॉर, और उसके बाद फिर आपको शिमला एग्रीमेंट के अंतर्गत उसे फर्दर एफर्म किया गया कि बोथ नेशंस दे विल रेस्पेक्ट दिस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कंट्रोल। अगर हम बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करें तो खासकर आपको जम्मू एंड कश्मीर में जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है, लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर इंटरनेशनल जो बॉर्डर है, जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, उसको लेकर विवाद है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच में आपको रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है, उससे जुड़ा आपको सरक्रीक का विवाद है, सियाचिन का विवाद है, अभी हम लोग उनको भी पढ़ेंगे। तो बॉर्डर डिस्प्यूट के रिस्पेक्ट में जो लाइन ऑफ कंट्रोल की बात होती है जे.एंड.के के संबंध में, तो जे.एंड.के पूरा जो उसका टेरिटोरियल रीजन है वो भारत का हिस्सा है। तो जे.एंड.के इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ साइंड बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द देन रूलर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ कश्मीर, महाराजा हरि सिंह। तो आपको जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया गया था भारत और जो उस समय कश्मीर प्रिंसली स्टेट था, जे.एंड.के प्रिंसली स्टेट था, उसके महाराजा के द्वारा, तो उसके माध्यम से पूरा जो जे.एंड.के की जो टेरिटरी थी वो भारत के हिस्से आ गई और वो भारत का एक राज्य बन गया, अभिन्न अंग बन गया। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान ने वहां पर अपनी सेना को कबीलाइयों के भेष में भेजकर, और जो कि आपको रेगुलर ट्रेंड मिलिट्री पर्सनल्स थे, उन्हें ट्राइबल्स के भेष में भेजकर कश्मीर पर धावा बोल दिया आज़ादी के ठीक बाद। और उसके बाद फिर जो आपको एक सीज फायर लाइन उस समय स्थापित हुई, वही आपको लाइन ऑफ कंट्रोल के रूप में स्टैब्लिश होगी। तो पाकिस्तान आज की क्या स्थिति है? आज की स्थिति ये है कि यदि हम भारत की बात करें तो भारत जे.एंड.के का जो ये पूरा एरिया है जे.एंड.के का, तो जे.एंड.के कम्प्लीटली एट एट प्रेजेंट इट इज डिवाइडेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। पहले तो स्टेट था जे.एंड.के स्टेट 2019 तक, 2019 के बाद इसे स्टेट से यूनियन टेरिटरी 2 यूटी में डिवाइड कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो ये जो पूरा क्षेत्र है ट्रेडिशनली भारत इसके ऊपर 1947 के बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के कारण अपना दावा
करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को मानता नहीं। पाकिस्तान अभी वर्तमान में स्थिति क्या है कि जो जिस क्षेत्र के ऊपर अभी भारत का कंट्रोल है, उसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर बोलता है वो, और जिस क्षेत्र के ऊपर पाकिस्तान का दावा है और जिस क्षेत्र के ऊपर पाकिस्तान का कंट्रोल है, उसे हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं। तो अभी जो वस्तु स्थिति ये है कि कश्मीर J&K में आपको इंडिया और पाकिस्तान के अलावा जो आपको लद्दाख रीजन है, उसमें अक्साई चीन क्षेत्र के ऊपर चाइना का कंट्रोल है। So it is a disputed territory as claimed by Pakistan, but India, from the Indian perspective, J&K is an integral part of India, which is illegally occupied by Pakistan, and a particular portion of Ladakh Aksai Chin that is also illegal under the illegal control of China, जो कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे में और चाइना के द्वारा अवैध नियंत्रण के अंतर्गत है। तो ये अभी J&K की जो प्रेजेंट स्टेटस है उसकी बात होती है। अच्छा, अब इसमें आप अगर यहाँ पर देख पा रहे हो मैप में जो सियाचिन ग्लेशियर का एरिया है, सियाचिन ग्लेशियर, इसके ऊपर भारत का नियंत्रण है, लेकिन पाकिस्तान इसे कंटेस्ट करता है। हम जानते हैं कि आपको आ, ये जो क्षेत्र है मैप में, आप जो मैप में यहाँ पर ये क्षेत्र देख पा रहे होंगे, मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो ये जो क्षेत्र है जो कि यहाँ पर क्रॉस लाइन से इंडिकेट किया गया है, 1963 में ये जो टेरिटरी थी, इसे पाकिस्तान ने चाइना को सीड कर दिया। सीड कर दिया मतलब हस्तांतरित कर दिया। वो जो एरिया है वो ट्रेडिशनली J&K के अंतर्गत आता था। 1963 में जो वो टेरिटोरियल एरिया है, पाकिस्तान के द्वारा चाइना को सौंप दिया गया, सीड कर दिया गया, और इससे फिर J&K एक ट्राइलेटरल डिस्प्यूट बन गया। क्या बन गया? ट्राइलेटरल डिस्प्यूट। तो उसकी स्थिति क्या है कि जो ट्रेडिशनल टेरिटरी है J&K की, तो उसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के कारण जम्मू और कश्मीर पूर्णतः उसकी पूरी टेरिटरी जो है वो भारत का हिस्सा है, जिसके एक पार्टिकुलर रीजन के ऊपर पाकिस्तान ने इलीगल ऑक्यूपेशन किया हुआ है, और लद्दाख में अक्साई चीन क्षेत्र पे चाइना ने इलीगल कंट्रोल किया हुआ है। ये इसका आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। रिसेंट डेवलपमेंट की यदि हम बात करें तो जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, हाल फिलहाल की यदि हम बात करें तो सर क्रीक का मुद्दा सामने आता है, और कश्मीर में J&K में बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमें आप देखेंगे कि LOC पर लगातार आपको दोनों देशों के बीच में कुछ ना कुछ स्कर्मिसेस, झड़प बनी रहती है। दोनों तरफ से आपको जो गन फायर या आर्टिलरी एक्सचेंजेज हैं वो एक रेगुलर फीचर बन गया है। सीज फायर वायलेशन हो, संघर्ष विराम का उल्लंघन हो, या फिर इन्फिल्ट्रेशन, पाकिस्तान की तरफ से भारत में इन्फिल्ट्रेशन के जरिए आतंकवादी भेजे जाते हैं ताकि यहाँ पर J&K में मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी, पाकिस्तान उसका समर्थन कर भारत को अस्थिर करने का, इनस्टेबल करने का प्रयास लगातार करता रहता है। तो इससे भारत और पाकिस्तान के संबंध में लगातार एक चुनौती बनी रहती है, सीमा विवाद के न सुलझने के कारण। ठीक है, अब इसमें जो ऑनगोइंग चैलेंजेज हैं, ऑनगोइंग चैलेंजेज उस रिस्पेक्ट में क्या क्या हैं? ऑनगोइंग चैलेंजेज इन J&K डिस्प्यूट। सबसे बड़ी बात, अभी हाल में हमने देखा कि पहलगांव में अप्रैल 2025 में ही पहलगांव में पाकिस्तान के द्वारा समर्थित आतंकवादियों को यहाँ पर उनके द्वारा हमला कराया गया, और जिसमें कि 26 निर्दोष भारतीय नागरिकों की मौत हुई। तो निर्दोष नागरिकों की हत्या के बाद भारत ने जो कदम उठाया ऑपरेशन सिंदूर के रूप में, पाकिस्तान में डायरेक्ट वहां पर जो ऐसे आतंकवाद के जो आपको अड्डे थे उनको टारगेट किया गया, और फिर काउंटर स्ट्राइक की गई ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत। दोनों देशों के बीच में इससे जो है वो मिलिट्री एस्केलेशन की सिचुएशन पैदा हो गई। तो J&K का जो डिस्प्यूट है, इसमें आपको टेररिज्म का भी मसला है, पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का। और 2019 में जो हमने देखा, अगर हम पॉलिटिकल और सिक्योरिटी डायनेमिक्स की बात करें J&K डिस्प्यूट की, तो पॉलिटिकल जो मुद्दा है कि 2019 में भारत ने आर्टिकल 370 आर्टिकल 370 को एबोलिश कर दिया कश्मीर के कंटेक्स्ट में, धारा 370 को, और J&K को स्टेट से रिड्यूस करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, और लद्दाख को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया। J&K के लिए एक लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई, लद्दाख के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। तो इसको लेकर पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया कि ये यूनिलैटरल एक्शन है इंडिया का, जबकि इट वाज इंडियाज पार्लियामेंट विल, यू नो, अंडर द पावर ऑफ इंडियाज पार्लियामेंट टू मेक सच चेंजेस।
तो भारत की संसद के वो शक्तियों के अधीन था कि वैसे चेंजेस को वो कर पाए। तो पाकिस्तान ने इसे चैलेंज किया और इससे जो सिक्योरिटी डायनामिक्स ये बढ़ गई। हम जानते हैं कि बॉर्डर ऑलरेडी एक मिलिटराइज्ड रीजन है, हेवी डिप्लॉयमेंट्स है वहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा भी और भारत के द्वारा भी। तो वो हेवी मिलिटराइज्ड रीजन है और वहाँ पर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है और ज़्यादा चैलेंजिंग बन गया जे एंड के को लेकर। जो ऑनगोइंग जो इशूज, सिक्योरिटी सिचुएशन चैलेंजिंग कैसे बन गया कि भारत के एक्शन को पाकिस्तान ने कहा कि ये यूनिलैटरल एक्शन है और फिर और ज़्यादा सीमा पर विवाद बढ़ गया, डिप्लोमेटिक क्राइसिस हो गई। डिप्लोमेट्स का कॉल ऑफ पाकिस्तान ने किया, इंडिया ने काउंटर एक्शन किया। तो इस तरीके से दोनों देशों के बीच में जे एंड के को लेकर जो अ, एक आपसी तनाव है वो संबंध को डिसरप्ट करने का सबसे बड़ा कारण है। जो रिसेंट में कन्फ्लिक्ट हुई, मैंने आपको ऑपरेशन सिंदूर की बात बताई। तो 4 दिनों तक ये संघर्ष चला। भारत का मानना है कि जो पहलगांव में हमला हुआ उसमें आपको एविडेंसेस ऐसे प्राप्त हुए कि हमलावरों के जो आतंकवादी थे उनके लिंक, उनके कनेक्शंस पाकिस्तान से जुड़े मिले। तो काउंटर एक्शन करके इंडिया ने डायरेक्ट मिसाइल अटैक वैसे टेरर लॉन्च पैड्स पर पाकिस्तान के अंदर किया और फिर 4 दिनों तक वो आपको सैन्य संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच में चला। उसके बाद फिर सीज फायर की घोषणा की गई। हालांकि इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने भी दावा किया। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने कई बार दावा किया कि उन्होंने मेडिएशन किया है, जिसको कि भारत ने रिजेक्ट किया कि भाई इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में सीज फायर में किसी का मेडिएशन नहीं, किसी से मेडिएशन का सहयोग नहीं लिया गया है। दोनों देशों ने बायलैटरली सीज फायर को डिसाइड किया है। तो अब इसके इम्प्लीकेशंस ये हुए कि जो डिप्लॉयमेंट्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ गए, हाई लेवल डिप्लॉयमेंट। हमने देखा कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो ड्रोन वॉरफेयर था, ड्रोन वॉरफेयर दोनों देशों के बीच में देखने को मिला। तो इससे जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं आपको भारत पाकिस्तान सीमा के संबंध में जब हम बात करते हैं तो और ज़्यादा बढ़ गए। अच्छा, अब इसका जो ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंटल चैलेंजेज है बॉर्डर टेंशंस का या जे एंड के डिस्प्यूट का, तो हम देखते हैं कि उसमें जब सीमा पार से भारत के क्षेत्र में हमला होता है, जब सीज फायर वायलेशन होता है, जब तो इस तरीके से सिविलियन कैजुअलिटीज होती हैं, नागरिकों की मौत होती है वैसे हमले में। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि कई बार जो लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ हैं वो प्रभावित हो जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। तो ये उसका ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंटल चैलेंजेज है। जब किसी क्षेत्र में लगातार ऐसा विवाद चलता रहता है तो उससे नागरिकों को न केवल जान माल की क्षति होती है बल्कि उनका जो पूरा लाइफ है वो डिसरप्ट हो जाता है। दूसरी बात कि 2019 में जो आर्टिकल 370 को एबोलिश किया गया उसके बाद भी मिलिटेंसी का, पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का एक पूरा वहाँ पर जो सिलसिला है वह रुक नहीं रहा। हम वहाँ पर आए गए दिन ऐसे मिलिटेंट एक्टिविटीज़ की खबरें पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी को पाकिस्तान के द्वारा जो समर्थन है वो हर प्रकार से जारी है और ये चीज़ आपको रिसेंट जो घटनाएं हुई हैं उससे सिद्ध होती है ना। तो बॉर्डर डिस्प्यूट में हमने जैसे आपको बात सियाचिन वैली की और दूसरा सर क्रीक की। तो भारत में आप देखेंगे तो रन ऑफ कच्छ जो कि आपको गुजरात का क्षेत्र है, तो रन ऑफ कच्छ में इंडिया और पाकिस्तान दोनों के सर क्रीक में, सर क्रीक क्या है, सर क्रीक ये एक आपको समुद्री क्षेत्र में पड़ने वाला एक आपको रीजन है जिस पर कि भारत और पाकिस्तान दोनों क्लेम और काउंटर क्लेम करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको रेड डॉट्स में बाउंड्री है इस क्षेत्र तक भारत क्लेम करता है। ये जो रेड डॉट में बाउंड्री है वेस्टर्न बैंक कहते हैं इसे, और जो ग्रीन डॉट में बाउंड्री है ये ईस्टर्न बैंक जो है उस पर पाकिस्तान के द्वारा क्लेम किया जाता है। और ये आपको ब्लू डॉट्स में एग्जिस्टिंग बाउंड्री पिलर्स दिख रहे हैं जो कि डिमार्केटेड बाउंड्री। तो सर क्रीक का भी विवाद विशेषकर इस क्षेत्र में जो मछुआरे हैं, अब उन मछुआरों को भी लेकर विवाद होता है जो कि आपको फिशिंग करने के लिए अब एक दूसरे के परसेप्शन के एरिया में जब एंटर करते हैं तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, या फिर जब एक दूसरे के जो मैरीटाइम टेरिटरी है, बाउंड्री है उसको वायलेट करते हैं तो उन्हें अरेस्ट किया जाता है। तो फिर दोनों देश के बीच में विवाद बढ़ जाता है। तो सर क्रीक का भी जो बाउंड्री डिस्प्यूट है वो अनरिजॉल्व है। अच्छा, भारत और पाकिस्तान में जो विवाद का विषय है वो आतंकवाद को लेकर है। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद न केवल भारत के लिए बल्कि साउथ एशिया में क्षेत्रीय शांति, रीजनल पीस और सिक्योरिटी के लिए उत्तरदायी है।
और न केवल भारत बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों ने भी पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के ऊपर ध्यान डाला है और इस चीज को उजागर किया है कि पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद का समर्थन एक विदेश नीति के और एक स्टेट पॉलिसी के रूप में किया जाता है। पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन एक प्रॉक्सी स्टेट पॉलिसी के रूप में करता है, एक छद्म युद्ध के हथियार के रूप में करता है। तो टेररिज्म इमेनेटिंग और अराइजिंग फ्रॉम पाकिस्तान इज अ मेजर इशू। और यदि हम उसके ओरिजिन्स और स्ट्रैटेजिक यूज की बात करें तो 1980 के दौर से ही ऐसे आपको आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में पनपने शुरू हो चुके थे, जिसका उद्देश्य भारत विशेषकर कश्मीर में शांति और सुरक्षा की स्थिति को बिगाड़ना था। 1980 से पहले आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने कई युद्ध लड़े भारत के साथ, चाहे 1947-48 का युद्ध हो, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो, और उन सभी युद्धों में पाकिस्तान को कंक्लूसिव डिफीट का सामना करना पड़ा। तो पाकिस्तान ने ये समझ लिया कि भाई हम तो युद्ध लड़के भारत से जीत नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान की तरफ से फिर भारत को लगातार नुकसान पहुंचाने के लिए आतंकवाद और आतंकवादी संगठनों को प्रमोट करने की नीति अपनाई गई। और उसमें वो क्या करते हैं और फिर इसका स्ट्रैटेजिक इस्तेमाल करने लगे भारत को हमेशा राजनीतिक और सैन्य रूप से उलझा कर रखने के लिए। उद्देश्य क्या था कि इंडिया को पॉलिटिकली और मिलिटरीली इंगेज रखो, इन्वॉल्व रखो, इस क्षेत्र का विकास बाधित करो और इसके माध्यम से भारत की सॉवरेनिटी को हमेशा चैलेंज करते रहो, खासकर जे एंड के रीजन में। तो भारत के विकास को बाधित करने, भारत की सॉवरेनिटी को चैलेंज करने, सिक्योरिटी सिचुएशन को खराब करने के उद्देश्य से पाकिस्तान के द्वारा ये नीति अपनाई गई और उसे एक स्टेट पॉलिसी के रूप में, प्रॉक्सी वॉर और एक स्टेट पॉलिसी के रूप में पाकिस्तान इस्तेमाल करता है जब भारत पाकिस्तान संबंधों की बात होती है। और इसके कारण दोनों देशों के बीच में विशेषकर भारत का पाकिस्तान के ऊपर जो मिसट्रस्ट है, उसका एक इम्पॉर्टेंट रीजन कश्मीर समस्या है और साथ ही साथ जो टेररिज्म, जो आतंकवाद पाकिस्तान सपोर्ट करता है, वह भारत के लिए एक मेजर मिसट्रस्ट का रीजन। अच्छा, रिसेंट एविडेंसेस एंड इंसिडेंट्स की जब हम बात करें, मैंने आपको बताया कि हाल ही में अप्रैल 2025 में पहलगांव आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष भारतीय नागरिकों की हत्या की गई और जो हमलावर थे, जो आतंकवादी थे, उनके संपर्क और सूत्र, उनके जो कनेक्शंस हैं वो पाकिस्तान से जुड़े पाए गए। हम जानते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा ऐसे जो आतंकवाद और संगठनों, आतंकवादी संगठनों का समर्थन पाकिस्तान के स्टेट एलिमेंट्स के द्वारा भी किया जाता है। पाकिस्तान के स्टेट एलिमेंट्स मतलब वहाँ की जो आर्मी है, वहाँ के जो इंटेलिजेंस अपरेटस हैं, वहाँ की सरकार है, उसे उसके द्वारा आतंकवादी संगठनों को संरक्षण प्राप्त होता है। उन्हें वहाँ पर सेफ हेवन्स मिलते हैं, उनके खिलाफ एक्शंस नहीं लिए जाते, इनफैक्ट कि उनको और ग्लोरीफाई किया जाता है, वैसे आतंकवादी और वैसे संगठनों को तो उनका ग्लोरिफिकेशन किया जाता है, उन्हें फंडिंग प्रोवाइड की जाती है, उन्हें वहाँ पर ट्रेनिंग, फंडिंग, सेफ हेवन्स, हर प्रकार की सुविधा, आधुनिक जो हथियार हैं, उपकरण हैं, वो प्रोवाइड किए जाते हैं। नहीं तो आप सोचिए कि आतंकवादी संगठनों के पास ड्रोन्स कहाँ से आ जाएंगे, उनके पास आपको अत्याधुनिक जो हथियार हैं, जो बम है, असलहे हैं, वो कहाँ से आ जाएंगे। तो ये सभी सपोर्ट पाकिस्तान की स्टेट अपरेटस के द्वारा उन्हें मिलता है, जिससे कि जो कि भारत की सुरक्षा को सीधे अटैक करते हैं, है ना, प्रभावित करते हैं। तो इंटरनेशनल और जो डोमेस्टिक रिस्पॉन्स रहा, विशेषकर जब हम बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, पहलगांव हमले के बाद भारत ने अपनी काउंटर टेरर पॉलिसी में बदलाव लाया। भारत ने कहा कि अब हम पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी घटनाओं को एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और एक्ट ऑफ वॉर को हम रिटेलिएट करेंगे और रिटेलिएशन का उद्देश्य होगा कि पाकिस्तान ऐसे आतंकवादी संगठनों का समर्थन और उन्हें संरक्षण देना समाप्त करे। तो 2025 में भारत की पाकिस्तान नीति में ये एक मेजर बदलाव देखा गया टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, आतंकवाद को रोकने के दृष्टिकोण से, जहां पर कि किसी भी टेररिस्ट एक्ट को, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी घटना को एक एक्ट ऑफ वॉर के रूप में भारत देखेगा। तो फिर इंडिया ने काउंटर स्ट्राइक की और पाकिस्तान में विशेषकर जो आपको लश्कर तोयबा और जमात उद दावा, इन सब जैसे आतंकवादी संगठनों के हेडक्वार्टर्स पर अटैक किया और उसे ध्वस्त करने का काम किया। इसको लेकर इंटरनेशनल रिस्पांस ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी
कि दोनों देशों से अपील की गई कि भाई आप एस्केलेशन को रोकिए, चूंकि मतलब बहुत तेजी से दोनों देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट एस्केलेट कर रहा था, सिविलियन कैजुअलिटी हो रही थी, हमले हो रहे थे, काउंटर स्ट्राइक हो रही थी। तो दोनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों तरफ ये दबाव बनाया गया कि थोड़ा कम किया जाए, एस्केलेशन रोका जाए। सीज फायर की घोषणा की गई मई 2025 में, और फिर उसके बाद से लेकिन लगातार कुछ न कुछ आपको सीमा पर झड़प नियमित रूप से बनी रहती है, जिसका कि मुख्य कारण पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद है। अब इसमें क्या है, दिस डायरेक्टली थ्रेटन्स द रीजनल स्टेबिलिटी। रीजनल स्टेबिलिटी किस प्रकार से कि भारत J&K में वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का प्रयास करता है, वहाँ के लोगों को और डेवलपमेंट मेन स्ट्रीम से जोड़ने का प्रयास करता है, रेलवे नेटवर्क के जरिए, एयर कनेक्टिविटी के जरिए, वहाँ पर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के जरिए, वहाँ पर आपको सरकार के द्वारा और जॉब क्रिएशन के जरिए। लेकिन ये जो क्षेत्रीय स्थिरता है, पाकिस्तान इसको लगातार डिसरप्ट करता है, मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी को प्रमोट करके, इनकरेज करके। तो ये हमारे लिए समस्या रही। 1980 की दौर में जब हुजी जैसे हरकतुल जिहाद अल इस्लामी, इन जैसे संगठनों की, हरकतुल मुजाहिदीन 1985 में, हिजबुल मुजाहिदीन 1989 में, ऐसे आतंकवादी संगठनों की आप वहाँ पर इमरजेंस देखते हैं। 1990s में लश्कर ए तोयबा, जमात उल मुजाहिदीन और आपको अल बद्र जैसे संगठन। 2000 में अगर आप देखें जैसे मोहम्मद, जो कि आपको अजहर मसूद मसूद अजहर IC-814 में जिसे छुड़ाकर, IC-814 का जो इंसिडेंट हुआ था प्लेन हाईजैकिंग का, कांधार ले गए थे अफगानिस्तान, और फिर उसके बदले में मसूद अजहर जैसे आतंकवादी को छुड़ाकर ले गए थे। तो आप देखें कि जैसे मोहम्मद का वो फाउंडर बाद में बना 2000 में, मसूद अजहर ने जैसे मोहम्मद आतंकवादी संगठन की नींव रखी, लश्कर ए जब्बार। अभी आपको एक नए आतंकवादी संगठन द रेसिस्टेंस फ्रंट का नाम सामने आ रहा है, जिसके आपको की ओरिजिन्स कहीं ना कहीं लश्कर ए तोयबा से जोड़कर देखे जा रहे हैं। तो इन सभी आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान ने पनपने का और उन्हें फंडिंग से लेकर ट्रेनिंग जैसी सभी सुविधाएं देने का काम किया। भारत पाकिस्तान संबंधों में यदि हम कंटेम्प्ररी रिसेंट पर्सपेक्टिव में बात करें, तो इंडस वाटर पॉलिसी शिफ्ट की बात आती है। इंडस रिवर सिस्टम भारत और पाकिस्तान दोनों से होकर गुजरती है और अरेबियन सी में बाद में जाकर इंडस रिवर मिल जाती है अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ। तो इंडस रिवर की यदि हम बात करें, तो आप देखेंगे कि 6 नदियां हैं विशेषकर, इसमें आपको झेलम, चिनाब और इंडस हैं। इंडस की ट्रिब्यूटरी नदीज हैं झेलम और चिनाब। ये आपको वेस्टर्न रिवर्स कही जाती हैं, वेस्टर्न रिवर। अच्छा, आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं ईस्टर्न रिवर्स और वेस्टर्न रिवर्स। तो वेस्टर्न रिवर्स में आपको कौन कौन सा आ जाता है, इंडस आ जाता है, इंडस, झेलम और चिनाब। इन्हें हम वेस्टर्न रिवर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंडस रिवर में वेस्ट से पश्चिम की दिशा से आकर मिलती है। किस दिशा से, पश्चिम की दिशा। जैसे देखिए झेलम, तो झेलम आपको वेस्ट से आकर मिल रही है। चिनाब नदी है, उसी तरीके से आपको झेलम है और चिनाब है, तो ये वेस्टर्न रिवर्स है। झेलम आपको यहाँ पर आके चिनाब आपको यहाँ पर आके मिल रही है। और जो ईस्टर्न रिवर्स है, रवि, ब्यास और सतलज। ब्यास देखिए, ब्यास आपको आगे आकर ये किसमें मिलती है, सतलज नदी में मिलती है, सभी सतलज में। और रावी और सतलज फिर आपको आगे यहाँ पर आके मिलते हैं, जो फिर इंडस में पूर्व की दिशा से, ईस्ट डायरेक्शन से आकर मिलते हैं। इसीलिए इन्हें ईस्टर्न रिवर कहा जाता है और झेलम और चिनाब को वेस्टर्न रिवर कहा जाता है। तो चिनाब नदी और झेलम नदी और इंडस, दीज थ्री आर वेस्टर्न रिवर्स इन द इंडस वैली सिस्टम। रवि, ब्यास, सतलज आर ईस्टर्न रिवर्स ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम। अब इसका बैकग्राउंड क्या है इंडस वाटर ट्रीटी का, कि 1960 में वर्ल्ड बैंक के मेडिएशन से, विश्व बैंक की मध्यस्थता से, वर्ल्ड बैंक के मेडिएशन से इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई दोनों देशों के बीच में। इंडस वाटर और उसके ट्रिब्यूटरीज के, इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के वाटर राइट्स को लेकर, कि किन नदियों के ऊपर किस देश का अधिकार होगा, भारत का होगा, पाकिस्तान का होगा, इस संबंध में एक संधि साइन की गई 1960 में। और वो 2025 तक संधि लगातार चलती रही। इट वॉज इट वॉज साइटेड एज एन एग्जाम्पल, एज ए सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ बायलैटरल कोऑपरेशन डिस्पाइट मल्टीपल कन्फ्लिक्ट। लगातार कई झड़पों के बावजूद, युद्धों के बावजूद,
भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी सक्सेसफुली ऑपरेशनल रही अप्रैल 2025 तक। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि 2025 में पॉलिसी शिफ्ट किया गया और भारत ने कहा कि अब हम आतंकवाद का जवाब केवल मिलिटरीली नहीं देंगे, हम मल्टीपल फ्रंट से उसका जवाब देंगे और इंडस वाटर ट्रीटी को टेम्पोररीली सस्पेंड कर दिया। ऑफिशियली भारत ने कहा कि इंडिया हैज डिसाइडेड टू पुट इंडस वाटर ट्रीटी इन एबेयंस। तो भारत ने क्या कहा कि इट हैज डिसाइडेड टू पुट इंडस वाटर ट्रीटी इन एबेयंस फॉर टेम्पररी पीरियड, मतलब भारत ने इसे टेम्पोररीली सस्पेंड कर दिया। अब चूंकि टेम्पररी सस्पेंड कर दिया तो इसका प्रभाव क्या हुआ? इसका प्रभाव ये हुआ कि भारत को इस संधि के अंतर्गत जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा यानी नदी के पानी से संबंधित जो आंकड़े पाकिस्तान के साथ शेयर करने पड़ते थे, अब उसे शेयर करने की आवश्यकता नहीं रह गई। तो हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग भारत ने रोक दिया। पाकिस्तान के ऑफिशियल्स के द्वारा जो ट्रीटी के अंतर्गत साइट्स के इंस्पेक्शन का अधिकार पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को था, तो साइट इंस्पेक्शंस बाय पाकिस्तानी ऑफिशियल्स दैट वाज आल्सो स्टॉप्ड, जिसमें कि अधिकार दिए गए थे कि भाई आप साइट्स अलग अलग जो रिवर के ऊपर जो साइट्स हैं उसका इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं, तो उसके इंस्पेक्शन के लिए ऑफिशियल्स के द्वारा इंस्पेक्शन के लिए व्यवस्था की गई थी दोनों तरफ से, कि भारत के ऑफिशियल्स उनके साइट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि वो ट्रीटी को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं एंड वाइस वर्सा। तो भारत ने ये दोनों चीज रोक दी। क्या रोक दी? हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग रोक दी और जो साइट्स इंस्पेक्शंस बाय पाकिस्तान ऑफिशियल्स उसको रोक दिया। अच्छा, इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इम्प्लीकेशन ये देखिए कि पाकिस्तान में इरिगेशन में आपको इंडस रिवर वाटर का एक बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, और जो पाकिस्तान विशेषकर उसका जो पंजाब प्रांत है, प्रोविंस है, उसमें एग्रीकल्चर इंडस वाटर सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। तो उनके लिए पाकिस्तान ने कहा कि भाई ये इंडिया का यूनिलैटरल मेजर है, उन्होंने ट्रीटी को यूनिलैटरली सस्पेंड कर दिया और इससे जो हमारे किसान हैं, हमारी एग्रीकल्चर और हमारी इकॉनमी है, एग्रीकल्चर का पाकिस्तान की इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन 30%, तो हमारी इकॉनमी इससे प्रभावित हो जाएगी। और हाइड्रोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस इसके ये हुए कि उन्होंने कहा कि भाई फिर भारत इसको जो है वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर भी वो डैम बनाएगा, जिससे कि जो पाकिस्तान में आने वाला पानी है वह कम हो जाएगा और उसके अपने जो इंटरेस्ट हैं वो प्रभावित हो जाएंगे। तो इंडस वाटर ट्रीटी में क्या था कि वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर राइट्स आपको पाकिस्तान को दिए गए थे कि पाकिस्तान उस पानी का इस्तेमाल करे। ईस्टर्न रिवर्स यानी सतलज, ब्यास, रावी, इन नदियों के ऊपर भारत को अधिकार दिया गया था और भारत को वेस्टर्न रिवर्स पर लिमिटेड राइट्स दिए गए थे कि आप रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं। तो वेस्टर्न रिवर्स पर भारत पाकिस्तान को राइट दिया गया, भारत को उस पर लिमिटेड राइट्स दिए गए रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करने का, और ईस्टर्न रिवर्स के राइट्स भारत को दिए गए। तो इस प्रकार से इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो चलती रही। लेकिन 2025 अप्रैल में जब भारत ने ये पॉलिसी शिफ्ट डिक्लेयर किया, तो उसके बाद से क्या हो गया कि भारत अब इन नदियों पर डाइवर्जन प्रोजेक्ट भी बना सकता है, जिसमें कि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, जो वेस्टर्न रिवर्स हैं यानी कि झेलम, चिनाब और इंडस, इनके पानी को भी डाइवर्ट कर सकता है। अभी भारत ने इंडस और ब्यास नदी को आपस में इंटरलिंक करने की योजना बनाई है, जिससे कि इंडस नदी का पानी डाइवर्ट किया जा सके। तो भारत लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में, अब चूंकि वर्तमान में तो हमारे पास इन नदियों के पानी को रोकने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ना ही स्टोरेज कैपेसिटी है कि इन नदियों के पानी को रोककर हम स्टोर कर सकें, लेकिन भविष्य में भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके भविष्य में वो संभावना पैदा की कि हम यदि चाहें तो इन नदियों के पानी को अपने जो वाटर डेफिसिट रीजन है उसमें डाइवर्ट कर सकते हैं। इन नदियों के ऊपर हम ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, ज़्यादा विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, फ्लड कंट्रोल के हम मेजर्स ले सकते हैं, बाढ़ नियंत्रण को लेकर हम इस पर परियोजनाएं कर सकते हैं, है ना। तो इन चीज़ों, अच्छा, बिना पाकिस्तान को नोटिफाई किए हुए, तो इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन ने ये सभी संभावनाएं भारत के लिए खोल दी। पाकिस्तान आरोप ये लगाता है कि भारत वाटर को और रिवर्स को वेपनाइज कर रहा है, लेकिन भारत का कहना ये है कि अब हम आतंकवाद का या अपनी सुरक्षा चुनौतियों का जवाब मल्टीपल फ्रंट से देंगे। ये हमारी नीति में एक बदलाव को दिखाता है।
और भारत ने ये कहा कि हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को वाटर सिक्योरिटी से भी जोड़कर देखेंगे। हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा केवल कन्वेंशनल ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है, वाटर की जो एक स्कार्सिटी हमारे यहाँ हो रही है, जो हाइड्रोलॉजिकल चेंजेज इंडस रिवर के कैचमेंट एरिया में हो रहे हैं, उससे परिवर्तन ये हो रहा है कि जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है, उससे कहीं ज़्यादा वाटर डेफिसिट आपको आने वाले 30-40 सालों में ईस्टर्न रिवर्स जो इंडस सिस्टम के हैं, ईस्टर्न रिवर्स में हो जाएंगी, जिससे कि भारत के लिए विशेषकर इंडस वाटर ट्रीटी आने वाले समय में ये एक डिस्पैरिटी का कारण बनेगी, भारत को डिसएडवांटेज में डालेगी और पाकिस्तान को एडवांटेज में डालेगी। क्यों? क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड जलवायु परिवर्तन के कारण जो बदलाव इंडस वाटर सिस्टम में हाइड्रोलॉजिकल जो चेंजेज आ रहे हैं, उसमें ईस्टर्न रिवर्स में पानी की कमी आने वाले समय में ज़्यादा होगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत ने कहा कि न केवल नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, बल्कि इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से भी हम इस शिफ्ट को देखते हैं। तो भारत पाकिस्तान के संबंधों में हम लोगों ने अभी जो इंडस वाटर ट्रीटी की बात की, इसके आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। भारत पाकिस्तान संबंधों को जारी रखेंगे। इस वीडियो से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।